हेलो स्टूडेंट्स, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 2, जिसके अंदर हम जो टॉपिक है उसको हम क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो भी आप इस टॉपिक को सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन जो है कैसा लगा था। अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक को आप रिवाइज करवाना चाहते हैं इसी तरह से, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप टॉपिक का नाम लिख सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके अकॉर्डिंगली बना दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज। ये आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता से किस प्रकार भिन्न थी, और ये बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। वैदिक सालयुग की सभ्यता जो थी वो ग्रामीण और कृषि प्रधान थी, जबकि सैंधव सभ्यता जो थी, या जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, ये नगरीय और व्यापार की जो है मानी जाती थी। कहते हैं आर्य लोग जो थे वो लोहे का उपयोग करते थे, जबकि सैंधव जन जो है वो लोहे से अपरिचित थे। अब ध्यान दीजिएगा, इस टाइप की यूपीएससी में बहुत बार चीजें पूछी गई हैं कि वो किससे अपरिचित थे। राइट, मैं आपको बीच में बताती रहूंगी कि किस टाइप के जो क्वेश्चन आपके यूपीएससी और प्रीलिम्स में एग्जाम में आए हुए हैं, तो उससे आपकी पढ़ाई जो है और आपका रिवीजन और भी काफी अच्छा हो जाएगा। और जैसे बताया कि आर्य लोगों का उपयोग जो थे वो इसका लोहे का उपयोग करते थे आर्य, और जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से अपरिचित थे। इसी प्रकार से वैदिक जो थे वो आर्य इंद्र वरुण आदि देवताओं के उपासक थे, जबकि सैंधव लोग जो थे वो मातृ देवी, शिवलिंग और वृक्षादि की पूजा करते थे। अश्व जहाँ आर्यों का प्रिय उपयोगी पशु था, वहीं पे सिंधुवासी जो थे वो घोड़े से अपरिचित थे। तथा सैंधववासी जो थे वो लिपि ज्ञान रखते थे, लेकिन आर्यों के कोई भी लिपि नहीं थी। आर्यों के मकान जहाँ पे घास फूस के थे तथा बांस के बने हुए थे, वहीं पे हड़प्पा संस्कृति के लोगों के मकान जो थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मौर्यों का महत्व क्या था? जैसे हमें पता है कि मौर्य जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्रोत थी, और इसमें बहुत जगह से जो है हमें मौर्य इसके अंदर मिली है, जिसमें ये पता चलता है कि वो मौर्य का प्रयोग करते थे। इसमें उनके लेखन, ज्ञान, देवी देवताओं, धार्मिक मान्यताओं एवं व्यापार के बारे में हमें काफी जानकारी मिलती है। और अधिकांश मोहरों पर पशुओं के चिन्ह बने हुए थे, जिनमें बैल, हाथी, हिरण, गेंडा आदि के चित्र हमें देखने को मिलते हैं, किंतु घोड़े का चिन्ह हमें कहीं भी नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा, जहां जहां मैं कह रही हूँ कि उनका चिन्ह हमें नहीं मिलता है, जैसे मैंने उस वक्त कहा था कि लोहे का चिन्ह हमें सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है, इस तरह से जहाँ पशुओं की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें घोड़े का चिन्ह हमें नहीं दिखाई दिया है। और मौर्य के इन चित्रों के ऊपर व नीचे की ओर कुछ अपठनीय लेख भी लिखे हुए हैं, जो कि कुछ सैंधव मौर्य जो थी वो मेसोपोटामिया से भी प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की निर्माता जो थे वो द्रविड़ों को सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता का निर्माता माना जाता है, लेकिन अधिक उसके अंदर मालूम पड़ता है कि अस्थि अवशेषों के आधार पर कि वहाँ पे 4 प्रजातियों के लोग थे, जिसमें आते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट सिंध में, भूमध्य सागरीय द्रविड़ सिंध में, मंगोलियन प्रजाति के लोग जो थे वो ईरान में निवास करते थे, तथा अल्पाइन प्रजाति के जो लोग थे वो पामीर के पठार के क्षेत्र में निवास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बहुत जो मुख्य कारण थे, उनमें सबसे पहला कारण है कि वहां पे उस वक्त हमको सोच सकते हैं कि या तो शायद बाढ़ आई होगी, या क्योंकि वो बहुत ही आबादी क्षेत्र का एरिया था तो दलदल में वो बदल गया होगा, तथा नदियों का बहाव जो था उसके कारण मिट्टी या उपजाऊ होना या आदियों का बार बार जो है आक्रमण, या राजनीतिक व आर्थिक दुर्वस्था भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण कही जा सकती है। और अगर हम उनके राजनीतिक संगठन की हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी शासन व्यवस्था जो है बहुत ही जिसको हम गेस नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि इनके जो शासन थे वो दुर्गों के द्वारा होता था, जिनमें केंद्रीय अधिकारी निवास करते थे, और संभवतः उनका एक राजा भी होता था जो कि पुरोहित होता था और देवता के प्रतिनिधियों के रूप में वो शासन करता था। जनता से वो कर के रूप में अनाज लिया करता था। और कहते हैं कि सैंधव सभ्यता के जो लोग थे उनका विस्तार इसके बावजूद भी इसमें एकरूपता दिखती थी, जिससे उनका लगता था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थे वो क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भाग के शासन केंद्र रहे होंगे। संभवतः राजाओं ने एक छत्र सैंधव साम्राज्य की स्थापना की थी, और जिसकी शासन प्रणाली जो थी उस वक्त जनतात्मक में थी, तथा नगर नियोजन में यहाँ पे नगर पालिका जैसी संस्थाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। हड़प्पा संस्कृति का नाम जो है वो हड़प्पा के आधार पे इसलिए पड़ा था क्योंकि शुरू में इस सभ्यता को पहचाना गया था, और पुरातात्विक साहित्य में साधारणतः किसी अज्ञात संस्कृति का नाम जो है वो उस स्थान के नाम पर ही कर दिया जाता था जहाँ पहले पहले उसे पहचाना जाता था।
अगर हम हड़प्पा संस्कृति के ये बात करें कि वो किस युग से संबंधित है, तो ये कांस्य युगीन संस्कृति थी और इसे आद्य ऐतिहासिक युगीन संस्कृति भी कहा जा सकता है। किंतु सिंधु सभ्यता की जो लेखन कला के प्रमाण जो हमें मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि उस गूढ़ लिपि को अभी तक आज तक नहीं पढ़ा जा चुका है। इसलिए इतिहासकार सिंधु सभ्यता को आद्य इतिहास युगीन भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः किस अनाज को पैदा करते थे, ये भी आपकी प्रिंसिपल्स में क्वेश्चन आ चुका है। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों और चावल आदि के अनाज को पैदा करते थे। और सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय जो है वो इसी सभ्यता को जाता है। और किस प्रदेश के अंदर सर्वप्रथम इसका उत्पादन हुआ था, तो सिंधु सभ्यता के लोगों, जैसे मैंने बताया कि लोगों को सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय जाता है। और इनमें सबसे पहले जो था वो एक यूनानी लोग जो है कहते हैं कि इसे सिंडर में इसको कहने लगे थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो किस प्रजाति के थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो बहुत अधिक प्रजातियों में जो है हमें देखने को मिले हैं। और कहते हैं कि उत्खनन के पश्चात कुछ कंकाल जो है हमें देखने को मिले हैं, जिनके आधार पे हम इनकी प्रजातियों को विभाजित कर सकते हैं। तो वो थे आद्य ऑस्ट्रेलियाई, भूमध्य सागरीय, एल्पीय और मंगोलाइट। दूसरा कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो लाजवर्थ मणि का आयात कहाँ से करते थे, ये भी आपके पीछे से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और यह कहाँ पे स्थित है, तो लाजवर्थ मणि जो थी वो बदख्शान क्षेत्र से आयात करती थी और यह वर्तमान में अफगानिस्तान में है। हड़प्पा संस्कृति के उन 2 स्थलों के नाम बताइए जहां से विदेशी संस्कृतियों की सील या मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो पहला था कालीबंगा से मेसोपोटामियाई मोहर जिसे हम सील मिली है, और दूसरा लोथल से बहरीन की एक सील जो है हमें देखने को मिली है। भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य की सभ्यता से प्राप्त गए हैं। और इसे कैसे प्राप्त किया गया है, तो चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। और यद्यपि ये चांदी का आयात जो थे ये लोग अफगानिस्तान से करते थे। हड़प्पा सभ्यता के कितने चरण माने गए हैं और वो कौन कौन से थे, तो हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण माने गए हैं जो थे, पहला था प्राक हड़प्पा, दूसरा परिपक्व हड़प्पा और तीसरा था उत्तर हड़प्पा। उन 2 स्थलों के नाम बताइए जहाँ पे प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक अवस्थाएं देखने को मिलती हैं तथा वे कौन से राज्यों में थी। पहली थी बनावली या जिसे हम बनवाली या हरियाणा में है, तथा दूसरी थी कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है। भारत के किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरातात्विक स्थल हमें देखने को मिले हैं, तो सबसे ज्यादा जो हमें स्थान इसके पुरातात्विक स्थल मिले हैं वो है गुजरात के अंदर। और इसके साथ ही लोथल, कोटड़ा, रंगपुर, धागतराव, धौलावीरा और रोजड़ी में भी जो है हमें हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल देखने को मिले हैं। 1997 से 98 में हड़प्पा स्थल की व्यापक पैमाने पर खुदाई हुई थी, वह किस राज्य में थे, तो वो था आपका राखीगढ़ी में सबसे ज्यादा खुदाई की गई थी। और यही क्षेत्र जो आपके हरियाणा के अंदर आता है। और वर्तमान राखीगढ़ी जो है जैसे मैंने अभी बताया कि आपके हरियाणा में है। और इससे पूर्व मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल इसको यही माना जाता था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या था और इस सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी। हड़प्पा सभ्यता का उद्घाटन जो था वो पुरातात्विक खनन के फलस्वरूप हुआ था। और कहते हैं सर्वप्रथम 1856 में चार्ल्स मैसन ने इस सभ्यता की जो है हमें जानकारी दी थी। 4 उत्तर हड़प्पा पुरातात्विक स्थलों के नाम बताइए। आहार जो कि अभी राजस्थान में है, मंडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, चंडीगढ़ और संघोल जो कि पंजाब में है, दौलतपुर और मीताथल जो हरियाणा में है, आलमगीरपुर और हुलास ये उत्तर प्रदेश में है, और गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में रंगपुर और रोजड़ी उत्तर हड़प्पा पुरातात्विक स्थल हमें देखने को मिले हैं। सिंधु घाटी लोग जो थे वो मनोरंजन के इनके प्रमुख साधन थे पासा खेलना, नृत्य, वीणा, ढोलक और आखेट आदि तरह से जो है वो लोग अपने मनोरंजन करते थे। अगर हम सैंधव लिपि के बारे में बात करते हैं तो सैंधव लिपि जो थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिसको इस्तेमाल करते थे, ये एक चित्रात्मक लिपि थी जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और अभी तक यह सामान्य तौर पर नहीं पढ़ी गई है। कुछ जुते हुए खेत के अवशेष भी जो है हमें हड़प्पा संस्कृति के मिले हैं और ये जो निशान है वो हमें कालीबंगा में हमें देखने को मिले हैं। घड़ी के अवशेष जो है यहाँ पे अधिकतर हमें हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, जो कि 415 मीटर लंबी तथा 165 मीटर चौड़ी व 15 मीटर ऊंची जो है हमें देखने को मिली है। सैंधव लोग जो थे अधिकतर मैंने आपको पहले भी बताया था कि घोड़े से वो लोग बिल्कुल परिचित नहीं थे। इसी प्रकार से बोधी के अवशेष, बोधी कहा जाता था, जो जहाज के जो कारखाने थे उसके अवशेष हमें लोथल के अंदर में देखने को मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो प्रस्तर धातु युगीन उनको कहा जाता था, क्योंकि सैंधव स्थलों में पाषाण निर्मित व उपकरणों के साथ साथ तांबे व कांसे से
बनी प्रचुर वस्तुएं हमें देखने को मिलती हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग जो देवताओं को मानते थे, इनमें सबसे ज्यादा देवता, जैसे मैंने आपको ओल में भी कहा कि मातृ देवी, पशुपति शिव, पशु, शिवलिंग, वृक्ष, जल, नाग आदि को ये लोग मानते थे। और इनका जो प्रमुख जो धातु थे वो थे तांबा, कांसा, सोना और चांदी। और इनकी अगर तिथि अगर बतलाई जाती है तो वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व इसके अंदर बनाई जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर हैं वो है आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चिन्होदड़ो, बनवावली, कालीबंगा, लोथल आदि। और इनका मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आपका मृतकों का टीला। तो इस प्रकार से ये हमारी जो सेकंड जो सीरीज थी सिंधु घाटी सभ्यता की, ये हमारी खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर। थैंक यू।